अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि तमाम रेडिएशंस आयनाइजेशन कॉज करती हैं, यानी जब भी किसी मटेरियल किसी मीडियम में से पास करेंगी तो उसके न्यूट्रल एटम्स को आयंस में स्प्लिट कर देंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका इंसानी जिसामत पर, इंसानी फिजिक पर, ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट हो सकता है, ह्यूमन बॉडी को किस तरह से डैमेज कर सकती है और ह्यूमन बॉडी के लिए इन रेडिएशंस की सेफ लिमिट क्या है। आज के इस लेक्चर में हम ये सब कुछ देखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ को भी डिस्कस किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में जिस तरह से मैंने अभी बताया, ये देखा था कि तमाम रेडिएशंस अल्फा, बीटा और गैमा आयनाइजेशन कॉज कर सकती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी बात को आगे लेकर चलूंगा कि ये तमाम रेडिएशंस आयनाइजेशन कॉज कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम रेडिएशंस ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक हैं, हैज़ार्डियस। ह्यूमन बॉडी को इनका क्या खतरा हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? जब ये रेडिएशंस ह्यूमन बॉडी पर फॉल करेंगी, दे विल कॉज आयनाइजेशन। वो ह्यूमन बॉडी को आयनाइज कर सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ह्यूमन बॉडी के सेल्स आयनाइज होना शुरू हो जाएं तो वो एक कैंसर या एक ट्यूमर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकता हूँ कि दीज रेडिएशंस कैन कॉज कैंसर। ये कार्सिनोजेनिक हैं, अल्टीमेटली दे विल लीव अस टू डेथ। तो अगर इन रेडिएशंस का एक्सपोजर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये रेडिएशंस मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेडिएशंस आखिर किस हद तक इंसानी जिस्म के लिए सेफ हैं। कितनी रेडिएशंस की मिकदार अगर हमारा जिस्म एब्जॉर्ब कर भी ले तो उसे कोई ख़तरा नहीं होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको मेजर कैसे किया जाए, कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, हाउ इट कैन बी मेजर्ड। स्टूडेंट्स, दिस कैन बी मेजर्ड यूजिंग द क्वांटिटी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज वो रेडिएशन की खास क्वांटिटी है जो एक खास यूनिट मास एब्जॉर्ब कर रहा है। तो डोज या इक्विवेलेंट डोज को डिफाइन किया जाता है एनर्जी ऑफ रेडिएशन absorbed per unit mass is called as equivalent dose or dose of the radiation. Dear students, ये किस में मेजर की जाती है? इस रेडिएशन ऑफ इस इक्विवेलेंट डोज, इस एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के डियर स्टूडेंट्स यूनिट्स हैं रैम। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, रैम। स्टूडेंट्स, व्हाट इज रैम? रैम किसे कहते हैं? रॉन्जन इक्विवेलेंट मैन। रैम की फुल फॉर्म है रॉन्जन इक्विवेलेंट मैन। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की जा रही है वो कितनी आयनाइजेशन कॉज करेगी। सो इक्विवेलेंट डोज जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है, इट इज मेजर्ड इन रैम। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेफ लिमिट है, जो सेफ लिमिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है, दैट इज 5.0 रैम्स एनुअली। 5.0 रैम्स पर ईयर। इससे ज्यादा की एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन कैन कॉज कैंसर। अगर आप इससे ज्यादा एनर्जी एक्सपोजर का शिकार हो रहे हैं, इससे ज्यादा रेडिएशंस आपके जिस्म पर पड़ रही हैं, तो इट विल लीड टू वेरी डेवास्टेटिंग रिजल्ट्स। बहुत खतरनाक रिजल्ट्स इससे मुरतब हो सकते हैं। सो कोई भी शख्स एक साल में ज्यादा से ज्यादा 0.5 रैम्स को अगर फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फिर वो सेफ लिमिट में से ज़्यादा, उससे इससे ज़्यादा पर उसके लिए ख़तरा लाहक हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इमेजिन कीजिए कि एक नॉर्मल एक्सरे स्कैन, हाउ मच
रेडिएशन एनर्जी इट कैन गिव टू योर बॉडी। एक नॉर्मल एक्सरे स्कैन 0.1 रैम से लेकर 1 रैम तक की एनर्जी आपकी बॉडी को दे सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक दफ़ा एक्सरे स्कैन करवा लिया जाए तो वो इनफ है, बार बार एक्सरे स्कैन नहीं करवाना चाहिए। यानी कि 0.1 रैम से लेके ऑलमोस्ट 1 रैम तक की एनर्जी आपकी बॉडी उस एक्स रे यानी एक्स रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ी सी बात हो गई आयनाइजेशन से। आयनाइजेशन को मैं आगे लेके चला और थोड़ा सा आयनाइजेशन का ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। स्टूडेंट्स चलिए बात को फिर से आगे लेके चलते हैं। मैं प्रीवियस क्लास में आपसे ये तज़किरा कर रहा था कि न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन, आपको याद होगा एक दो लेक्चर्स पहले हमने न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन को पढ़ा था। न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में हमने ये कहा था कि न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियस से किसी दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसमिट होना, कन्वर्ट होना एक प्योर स्पॉन्टेनियस और नेचुरल प्रोसेस है। हमने एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ली थी कि आपको याद होगा मैंने 5 कार्बन के एटम्स आपके सामने ड्रॉ किए थे। मैंने कहा था कि लेट्स से ये कार्बन 14 है, रेडियो आइसोटॉप ऑफ कार्बन है 5 है, लेट्स से हम 5 और 6 बना देते हैं लेट्स से। तो हमने कहा था कि ये रेडियो एक्टिव हैं, बीटा डिके करते हैं, थोड़ी देर के बाद दे विल स्टार्ट डिकेइंग इनटू नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी एक ही नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ है और बाकी जो है वो कार्बन 14 C14 ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या एक ही डिके होने के बाद रुक जाएगा डिके होना? नोट एट ऑल। ये डिके प्रोसेस चलता रहेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हम नहीं जानते कि अब कौन सा न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी देर में हाफ ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, वो टाइम, वो देर हाफ लाइफ कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितनी देर में इस टोटल 6 के 3 न्यूक्लियस हमारी डॉटर न्यूक्लियस यानी नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो टाइम, वो देर इस कार्बन की हाफ लाइफ कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ? हाफ लाइफ किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सा, सादा सा, आसान सा कॉन्सेप्ट है। चलिए बुक से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच half of the unstable radioactive nuclei disintegrate into daughter nuclei is called the half life of the radioactive सैंपल। उस रेडियो एक्टिव सैंपल की हाफ लाइफ कहलाएगी जितनी देर में हाफ ऑफ ओरिजिनल या हाफ ऑफ इनिशियल एटम्स डिके करके डॉटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन जो है वो हमारे सामने आ गई है। लेकिन मेरा सवाल ये है, बहुत कॉमन सा सवाल है, गौर से सुनिएगा, शायद आपके माइंड में भी क्वेश्चन अराइज करे। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज नहीं किया तो मेरे सवाल के बाद इसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सवाल ये है कि अगर मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसकी हाफ लाइफ है 1 घंटा और 1 घंटे बाद मुझे पता है कि उसके आधे डिके कर जाएंगे, आधे ख़त्म हो जाएंगे, किसी और में कन्वर्ट हो जाएंगे, आधे बचे होंगे। तो इमेजिन कीजिए अगर उसके 2 घंटे के बाद मैं मैयर करूं तो 2 घंटे के बाद क्या तमाम न्यूक्लियस डिके कर गए होंगे? 1 घंटे के बाद हाफ डिके कर रहे हैं तो 2 घंटे के बाद कितने डिके करने चाहिए? क्या 2 घंटे के बाद सारे डिके कर जाने चाहिए? बहुत टेक्निकल पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस पॉइंट को क्लियर करता हूं आगे चल के विद एन एग्जांपल। इमेजिन कीजिए कि आपके पास इनिशियली 1 2 3 4 5 6
7, 8 न्यूक्लियाइज हैं। सो ये आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, यानी दिस इज एन नॉट। एन नॉट इज, डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइज हैं। स्टूडेंट्स NO इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर। ये NO नहीं, ऊपर NO नहीं, N नॉट लिखा हुआ है, तो शुरू में N नॉट है, यानी इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइज हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। अगर इसकी हाफ लाइफ 1 घंटा है, इफ इट हैज गॉट द हाफ लाइफ ऑफ 1 hour, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल लेफ्ट आफ्टर 2 hours? देखिए, जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कितने बचेंगे। स्टूडेंट्स टोटल 8 हैं। हाफ लाइफ के बाद ये बात तो हम जानते हैं कि 4 डिके कर जाएंगे, आधे डिके कर जाएंगे। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हाउ मेनी विल रिमेन हाफ ऑफ द इनिशियल? 1 2 3 4। माय डियर स्टूडेंट्स, अब कितने रह गए हैं आपके पास? आफ्टर 1 half life is gone. After 1 half life we have got 4 radioactive nuclei. तो अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 4 है। एक और हाफ लाइफ गुजरने के बाद इसका हाफ डिके करेंगे, यानी कि अब माय डियर स्टूडेंट्स आफ्टर अनदर 1 hour अब कितने डिके हो जाएंगे? जो इनिशियल थे उसका हाफ। अब इनिशियल 4 थे, उसका हाफ 2 डिके करके 2 माय डियर स्टूडेंट्स फिर बच गए। एक और हाफ लाइफ, तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स कितना टाइम गुजरा था? टाइम स्पेंट वाज 1 hour। तो 1 hour के बाद एक और घंटा, यानी टोटल 2 घंटे गुजर चुके हैं और 2 बचे हैं। 1 घंटा और गुजरेगा। 3 hours के गुजरने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स इसके फिर हाफ डिके कर जाएंगे, यानी अब 1 डिके कर जाएगा। तो 3 घंटे के बाद फिर भी 1 बचा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ जो रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके है वो भी कम होता जा रहा है। इनिशियली 4 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइज डिके हुए हैं, 4 न्यूक्लियाई डिके किए, और माय डियर स्टूडेंट्स उसी 1 घंटे के बाद जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो सिर्फ 2 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिके किए, यानी रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, रेट ऑफ वो न्यूक्लियस जो डिके कर रहे हैं कम होता जा रहा है। इसे एक्टिविटी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे जो बचे हुए न्यूक्लियस की तादाद है वो भी कम होती जा रही है। 4 से 2 हुई, फिर 1, फिर रिड्यूस होती चली जा रही है। तो बचे हुए न्यूक्लियस की तादाद भी जैसे कम होती जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे वैसे इसकी एक्टिविटी भी कम होती चली जा रही है। एक्टिविटी भी उसी तादाद में रिड्यूस करती जा रही है। तो अब आपने देखा कि 2 हाफ लाइफ्स के बाद भी जवाब 0 नहीं आएगा। 2 हाफ लाइफ्स के बाद भी जितने न्यूक्लियास बचे होंगे उसका हाफ ही डिके होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लेफ्ट ओवर रिमेनिंग न्यूक्लियास की तादाद कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। आप फॉर्मूला बनाएंगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा हेल्प करूंगा। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिमेनिंग न्यूक्लियास आफ्टर द हाफ लाइफ? तो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, मेरे साथ रहिएगा जरा, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ कितने बचे डियर स्टूडेंट्स? सो वी हैव गॉट 8 में से 4 डिके करके 4 बच गए। सो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ माय डियर स्टूडेंट्स एन नॉट का असल का आधा बच गए थे। ऐसे ही है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू से? नाउ आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, जरा सोचिए, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितने बचे और कितने डिके किए? नाउ डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ जो बचे हुए थे उसका भी हाफ का हाफ
पहले हाफ डिके किए, हाफ बचे थे, जो हाफ बचे थे उसका भी हाफ डिके हो गए, तो हाफ का हाफ मतलब 1/2 का भी हाफ, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 1/2 इंटू 1/2, सिर्फ इतने बच गए, हाफ का भी हाफ बच गया। डियर स्टूडेंट्स, हाफ का भी हाफ डिके कर गए, हाफ का भी हाफ बच गए, बात दोनों दुरुस्त है। डियर स्टूडेंट्स, इतने रिमेनिंग है। इसी तरह से आफ्टर द थर्ड हाफ लाइफ, वो भी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ जो हाफ का हाफ डिके हुए थे उसमें से भी मजीद हाफ डिके हो गए, उसका भी हाफ बचे, हाफ पहले रिमेनिंग, उसका हाफ अगली बार रिमेनिंग, उसका भी हाफ थर्ड हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल लेफ्ट आफ्टर द थर्ड हाफ लाइफ। तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा ये फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इस फॉर्मूले की फाइनल फॉर्म आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ क्या बनी, एज इट इज n इज इक्वल टू 1/2 n नॉट। इस फॉर्मूले की फाइनल फॉर्म क्या बनी, n इज इक्वल टू 1/4 n नॉट। इसे यूं भी लिखा जा सकता है डियर किड्स, तो डियर स्टूडेंट्स इसे यूं भी लिखा जा सकता है n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 n नॉट। इसको जरा बॉक्स में बंद कर लें बिकॉज समथिंग इंपॉर्टेंट इज कमिंग। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इसे यूं भी लिखा जा सकता है n इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 3 n नॉट। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट आफ्टर के लिए एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है, जितनी हाफ लाइफ गुजर रही है 1/2 की वो पावर ले ली जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्मूला आपको किसी भी खास टाइम के बाद फाइंड आउट करना हो कितने न्यूक्लियाइज बचेंगे, तो आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर t n नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल t है ये क्या है, दिस स्मॉल t इज एक्चुअली नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। कितनी हाफ लाइफ्स का जिक्र किया जा रहा है, 2 हाफ लाइफ्स, 3 हाफ लाइफ्स, कितनी हाफ लाइफ्स के बाद एटम्स बचेंगे, यानी 3 हाफ लाइफ्स के बाद t की जगह आप 3 पुट कर सकते हैं तो आ जाएगा 1/8 बचेंगे। 4 हाफ लाइफ्स की जगह अगर आपने देखना है कि आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स कितने न्यूक्लियस बचेंगे, तो आप t की जगह सिंपल 4 पुट कर देंगे। तो आप t की जगह जब सिंपली 4 पुट करेंगे तो 1/2 रेज़ टू द पावर 4 इज 1/16, यानी 1/16 असल कंसंट्रेशन का बच जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर या रिमेनिंग न्यूक्लियस आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बहुत सिंपल बातें थी, लेकिन अभी हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमारी बहुत सारी बातें रिक्वायर्ड हैं, रिमेनिंग है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी हमें सीखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहें। आपसे मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में, हाफ लाइफ के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स आपके साथ वहां पर डिस्कस करूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।